चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित थी। तो चलिए बताइएगा कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से, या आद्य ऐतिहासिक युग में। तो चलिए याद रखिए, हमने इसके पहले भी आपके मॉडल पेपर में बताया था कि जो सिंधु सभ्यता थी वो आपके आद्य ऐतिहासिक युग से आपकी संबंधित थी। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी कहाँ पर है आपके महाराष्ट्र में। और याद रखिए गोदावरी नदी के तट पर जो आपका महाजनपद था, या आपके दक्षिण में स्थित आपका जनपद था, नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अस्मक। कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, ये आपका अस्मक है। ठीक है, अस्मक आपका हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत के नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य आपका स्थित है। अगर इसकी पूछे राजधानी क्या थी तो पैठन। ठीक है, इसकी जो आपकी राजधानी थी वो आपकी पैठन थी। ठीक है, क्या थी तो पैठन आपकी हुआ करती थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आपसे प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन ले लिया था, इनमें से कौन था। तो चलिए बताइएगा, कह रहे प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। यहाँ पर 3 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी, ये था डेरियस प्रथम। कौन, तो ये डेरियस प्रथम है। ये कब आया था तो बहुत पहले आया था, आपके 522 ईस्वी पूर्व से लगभग आपके 486 ईस्वी पूर्व ये आपका था, जो कि फारसी का मतलब फारस के साम्राज्य का संस्थापक था, फारसी साम्राज्य का संस्थापक था डेरियस प्रथम। ठीक है, और ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो चलिए अभी हमने आपको बताया भी था, इसके पहले वाली क्लास में जब हमने इतिहास हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था, जो कि आपके गुलाम वंश है ना, जो आपका दिल्ली सल्तनत के जितने भी हैं सब कुछ आपके यहाँ पर हमने एक कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था, है ना। फिर से बता दे रहे हैं, गुल खिला तो सैया ला दो, गुल खिला तो सैया ला दो। ठीक है, सैया ला दो। ठीक है, ला दो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश। तो देखो क्रम से अगर आप करेंगे तो यहाँ पर कौन सा आपका बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुलाम वंश के जितने भी आपके कह सकते शासक थे, या अधिकांश जो शासक थे वो इलबारी कबीले से थे। क्या, वो इलबारी कबीले से थे, इसलिए गुलाम वंश को यहाँ पर इलबारी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये गुलाम वंश है। तो अब क्रम से अगर आप करेंगे तो सबसे पहले गुलाम वंश आ गया, यहाँ पर 4 नंबर, और 4 नंबर कहाँ पर दिया है तो ऑप्शन आपका दिया डी। इसका मतलब है कि आपका इलबारी आया, फिर इसके बाद कौन, खिलजी वंश आया, इसके बाद आपका यहाँ पर तुगलक वंश, इसके बाद 3 नंबर में सैयद वंश, और लास्ट में आपका लोधी वंश। इस प्रकार से जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है। तो चलिए 5 का ऑप्शन देना है, शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है। अच्छे से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में आपका जवाब जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सासाराम बिहार, सासाराम जो कि आपके बिहार में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता कि शेर शाह की मृत्यु कहां पर हुई थी तब क्या जवाब देते। याद रखिए, अगर आपसे ये पूछ लेता कि शेर शाह की मृत्यु कहां पर हुई थी, ये बताइए जल्दी से कमेंट करके कि शेर शाह की मृत्यु कहां पर हुई थी। जल्दी से जवाब दीजिए, अगर किसी को आ रहा है तो जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, याद रखिए शेर शाह का जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कलिंजर में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी तो आपकी कलिंजर में तोप खाना कह सकते हैं कि उसी का गोला वापस टकरा के लग गया था, जिससे की मृत्यु हो गई थी। लेकिन पूछा है मकबरा कहां है तो सासाराम बिहार में है। क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनाम कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो चलिए 6 का जवाब दीजिएगा कि इनाम कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 6 का ऑप्शन लॉक करना है, आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर याद रखिए, लार्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। डलहौजी कब आए थे तो आपको पता है, यहाँ पर इनके शासनकाल में एक ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर 52। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर 1852। ठीक है, 1852 इसका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। लार्ड डलहौजी के आपके कितने समय की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो भूमि कर आपकी रहित जागीर है उनका पता किया जाए, उनका छानबीन किया जाए, है ना। जो आपकी भूमि कर रहित आपकी जागीर है उनको पता किया जाए, छानबीन किया जाए, इसके लिए इनाम कमीशन की स्थापना इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। पूना में होम रूल लीग की स्थापना जो किया था वो किसने किया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। याद रखिए पूना में होम रूल लीग की जो स्थापना की थी वो आपके तिलक ने किया था। किसने तो आपके तिलक ने किया। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा तो ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और अगर याद रखिए आपको डेट याद रखना है तो 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने किया था। अगर आपसे पूछे कि आपके एनी बेसेंट ने कहां पर किया था, क्योंकि एनी बेसेंट ने भी किया था, तो याद रखिए एनी बेसेंट ने किया था सितंबर 1916 में। क्या
तो सितंबर सितंबर 1916 में जो किया था वो आपके एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है, वो एनी बेसेंट ने किया था, मद्रास में किया था इन्होंने मद्रास में किया था। लेकिन जो तिलक ने किया था वो आपके अप्रैल में किए थे और आपके 1916, डेट बिल्कुल वही है, बस महीने का अंतर है ना। ये इन्होंने जो किया था वो आपके पूना में किया था और इन्हें जो किया था वो आपके मद्रास में किया था। तो दोनों को याद रखिए, कभी गलती मत करिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 7 का ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। आप सभी को याद होगा कि गांधी जी ने एक ही आपके अधिवेशन में भाग लिया और अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य भी किया, और ये आपका बेलगांव अधिवेशन है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। कब बने थे, तो आपके 1924 में, ठीक है, 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपकी गांधी जी मात्र एक बार ही इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। तो यहाँ पर याद रखिए, द फ्री इंडिया सेंटर की जो स्थापना किया था वो किसके सहयोग से किया था। यहाँ पर 9 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से। याद रखिए, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपके जर्मनी के सहयोग से इन्होंने किया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, एक कब किया था, तो 1941 में, ठीक है, 1941 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी। बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि जो दिया था वो किसने दिया था, 10 नंबर में। 10 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आपके महात्मा गांधी ने। किसने दिया था, तो आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो चलिए, सूर्य ग्रहण कब होता है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन या अमावस्या या किसी भी तिथि को या आपके पूर्णिमा को होता है। तो चलिए 11 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर देखो, एक होता है सूर्य ग्रहण, है ना। सूर्य ग्रहण कब होता है, शाम को होता है ना। शाम क्या होता है, जब रात होती है तभी मैक्सिमम मतलब 90% ऐसे चांस होते हैं जब रात को होता है चंद्र ग्रहण, है ना। शाम देखो लिखा है इंग्लिश में, हमने शाम लिख दिया है ऐसे ही। तो ये शाम को निकलता है चंद्रमा और चंद्रमा निकलता है तो इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण, है ना, इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और जब समा होती है, समा की बात करते हैं, समा मतलब क्या होता है, सुबह का मौसम होता है उसे समा बोल देते हैं, ठीक है ना, कुल मिला के। और सुबह जब होता है उसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। मैक्सिमम रेयर केस में आपने देखा होगा जो सूर्य ग्रहण होता है वो आपको मॉर्निंग में होता है, और मॉर्निंग में ही आप लोग गंगा नहाने जाते हैं। क्या, मॉर्निंग में ही आप लोग गंगा नहाने जाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो रात में गंगा नहीं नहाते हैं आप लोग, 3 बजे 4 बजे 5 बजे को हम लोग सुबह ही बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि अमावस्या अर्थात सूर्य ग्रहण होती है अमावस्या, आप लोग नहाने जाते हैं तो सुबह जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्णिमा को अगर बात करते हैं तो जो चंद्र ग्रहण होता है वो आपकी पूर्णिमा को होता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2 ग्रहण जिसके उपग्रह नहीं है, 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो आपके कौन है। तो चलिए लॉक करिए इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा। देखो 2 ग्रह आपके कौन है, तो आपके बुध और शुक्र, जिनके अपने चांद नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये उपग्रह को चांद बोल दिया जाता है। क्या, कभी कभी उपग्रह को चांद भी बोल दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि किन 2 ग्रह के चांद नहीं है तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है ना, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर चांद मतलब उपग्रह ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी आपके उपग्रह अर्थात कोई भी चांद नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी का व्यास कितना है। पृथ्वी का व्यास कितना है, यहाँ पर जवाब देना है। और 13 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। 13 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लगभग 12,500 आपकी है, लगभग 650 कुछ मिलती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर 12,800 जो ऑप्शन दिया गया है इसी को आप लॉक कर सकते हैं। वैसे शुद्धतम होता है 12,742। कितना होता है, 12,742 इसका शुद्ध होता है। ये पृथ्वी का व्यास है, अर्थात पृथ्वी इतनी बड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है। तो चलिए बताइएगा कि जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है उसको आने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या यहाँ पर 16 मिनट। याद रखिएगा आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, कुछ लोग जवाब सी दे रहे हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, 8 मिनट लगता है। लेकिन याद रखिए 8 मिनट 16 सेकंड, कितना, तो याद रखिए 8 मिनट 16 सेकंड समय लगता है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, 17 भी होता है, 18 भी होता है, 19 भी होता है और 20 में होता है। तो 16 के मतलब 8.16 से लेकर जितना मिल जाए लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो आपका होता है वो 8.16 ही आपका सही किया जाता है। क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सर जी हमने पृथ्वी को तो पढ़ा है, हमने शनि को नहीं पढ़ा है। तो ज्योग्राफी वाला वीडियो देखिएगा, हमने बताया भी है कि आपके 29.5 साल का समय लगता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा शनि को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 वर्ष आपको लग जाते हैं, 29.5 वर्ष। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे कि आपकी पृथ्वी को 365 लगता है, वैसे यहाँ 365 दिन होता है, लेकिन इतने वर्षों में
करता है क्योंकि इतनी दूर स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था यहाँ पर दिया GATT से अभिप्राय क्या होता है, गाट का जो आपका अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर 16 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये आपका दिया है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी नंबर। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका बी नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड यहाँ पर होता है, उसे ट्रेड आपका दिया है। हाँ, याद रखिएगा कि जब स्थापना जो आपकी हुई थी ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार और क्रियाशील लाना था तब इसकी स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग गैट के नाम से जानते हैं। 1948 में यहाँ पर स्थापना इसकी की गई थी। ठीक है ना, और कह सकते हैं कि आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, इंग्लिश हमें नहीं आती है, आपको हमने दिखा दिया है। बहुत बच्चे तो कहते हैं सर इंग्लिश के भी क्वेश्चन दिखा दिया करें और आंसर बता दिया करें, है ना। बहुत बच्चों को कमेंट आए हैं कि सर आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व मत कराइए, बस हमको दिखा दिया करें और आंसर बता दिया करें, हम इतने समझदार है, पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो भैया हम यहाँ पर जो टीचर है हम आपको बता दिया है। तो चलिए बताइए 17 नंबर में, 17 का जवाब देना है। 17 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जवाहर रोजगार योजना, ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो चलिए लॉक करिएगा 18 नंबर। कई बार हमने आपको पढ़ाया है कि आपके अर्थशास्त्र में, है ना, यहाँ पर जो 18 नंबर है ऑप्शन बनेगा आपका ए, जो बैंकिंग सुधार क्षेत्र है ना। इसको मॉडल पेपर में और मिला चुका था कि जो आपका बैंकिंग सुधार से संबंधित है ना, वो आपकी संबंधित है, आपके नरसिम्हन समिति आपकी है। स्थापना की बात करते हैं तो 1991 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और आगे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 18 नवंबर 2016 को मोदी सरकार के द्वारा क्या घोषणा की गई थी, तो चलिए माफ करिए 8 नवंबर है। ठीक है, 8 नवंबर दिया है, 8 नवंबर 2016। तो ये बताइए 8 नवंबर 2016 को सबको पता होगा कि एक घोषणा की गई थी, कौन सी। 19 क्वेश्चन आ रहा है डी, मतलब सभी को पता है ना। चलिए सभी को पता है तो अच्छी बात है। याद रखिए इस दिन हुआ था क्या, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका, अच्छा यहाँ पर डी नंबर विमुद्रीकरण। चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, विमुद्रीकरण किया गया था, है ना। यहाँ पर 19 का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, विमुद्रीकरण आपका जवाब राइट हो जाएगा, विमुद्रीकरण किया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सर ये तो याद ही रहेगा, चलिए अच्छी बात है, याद रहेगा तो याद रहेगा, तो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और आगे बढ़ते हैं कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, अर्थात जो आपका HDI है ना, इसको सबसे पहले जो तैयार किया था वो किसने तैयार किया था। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। याद रखिए ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, इन्होंने यहाँ पर पहला मानव विकास सूचकांक इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं तैयार किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, 1990 में जारी किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं, तो ये बताइएगा कि जो 1935 के तहत एक अधिनियम था जो स्थापित किया था, तो संघ में जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो किसको दी गई हैं। यहाँ पर 21 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा है, तो संघीय विधान पालिका है, प्रांतीय विधान मंडल है, प्रांतीय गवर्नर है। तो भैया प्रांत से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका था आपके सेंट्रल से जो कि गवर्नर जनरल। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर जो संघ सूची है ना, क्या संघ सूची के अंतर्गत आपका यहाँ पर हो जाएगा, जितने समस्त कार्य हैं वो गवर्नर जनरल आपके व्याप्त हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संविधान सभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है कैसे होता है, अच्छा हुआ था, माफ करिए हमेशा नहीं होता है, यह हुआ था। पूछा है संविधान सभा में सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो कैसे हुआ था, तो चलिए बताइए कैसे हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हुआ था क्या, चलिए बताइएगा, यह जनता के द्वारा हुआ था या और किसी जगह से, तो याद रखिए प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। यहाँ पर 10 लाख व्यक्तियों में, यहाँ पर 10 लाख की जो जनसंख्या में एक प्रत्याशी आपको था जो कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है, बताइए ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसकी मतलब भारतीय जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। यहाँ पर 23 नंबर में ऑप्शन बनेगा डी। याद रखिए अगर वो परित्याग कर देता है, मतलब ऑलरेडी अगर वो भारतीय नागरिकता त्याग कर देता है, या वहां से चला भी जाता है, पर्यावसान कर देता है, या वंचित कर दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है, तो इन सभी की स्थिति में इसे भारत की नागरिकता खो देगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, ये जो आपका आर्टिकल 19 है, आर्टिकल जो 19 है
है ये क्या प्रदान करता है, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा। तो चलिए लॉक करिए, इसका जो ऑप्शन बनेगा सही क्या हो जाएगा। क्या प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 24 का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। याद रखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल नंबर आपका 19 आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बाद यहाँ पर आपकी सम्मेलन की, है ना, फिर संगठन की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता थी, है ना, बसने की स्वतंत्रता थी। ये कुल मिला के स्वतंत्रताएं हैं आपके ऑप्शन 6 में, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा 6 प्रकार की। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। तो ये बताइएगा कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जो शक्ति है वो किसके पास है। आपके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जो एक शक्ति प्रदान की गई है वो किसको प्रदान की गई है, तो हमने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 के तहत आपके जो सुप्रीम कोर्ट है और आर्टिकल नंबर 226 है ना, आर्टिकल नंबर 226 के तहत आपके हाई कोर्ट को प्राप्त है और आर्टिकल नंबर 32 के तहत आपके सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। कुल मिला के आपकी मौलिक अधिकार की रक्षा आपका उच्चतम न्यायालय और आपका हाई कोर्ट दोनों ही करते हैं, लेकिन आर्टिकल जो आपके हैं वो आपके अलग अलग हैं। तो ऑप्शन क्या लॉक हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है विज्ञान की क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर दिया है कि बीसीजी टीके किस रोग के लिए लगाए जाते हैं। तो चलिए बताइएगा जो बीसीजी का टीका होता है ये किस रोग के लिए लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर 26 का ऑप्शन देना है और 26 का ऑप्शन देखो काफी लोग दे रहे हैं टीवी, अर्थात आपका यहाँ पर 6 रोग को बोलते हैं टीवी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करती है। तो चलिए डायोड आपने नाम सुना होगा, पहली बार तो ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हैं, है ना, बहुत बार सुने होंगे। डायोड जो होती है ये धारा को क्या करती है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है ना। जो डायोड होते हैं ये धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देते हैं। यहाँ पर 27 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी नहीं है। तो चलिए रेडियोधर्मी आपने पढ़ा भी होगा, रेडियोधर्मी आपके यूरेनियम है ना, रेडियोधर्मी आपका यहाँ पर फ्रांसियम है, रेडियोधर्मी आपका थोरियम है, लेकिन जो लेड है ये आपके रेडियोधर्मी तत्व आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाइक्रोम निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। अर्थात जो नाइक्रोम बना है, नाइक्रोम किसको मिलाकर बना गया है। नाइक्रोम जो आपकी मिश्र धातु है ये किन चीजों से मिलकर बनती है। याद रखिए इसमें निकिल और क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम को मिला देते हैं तो आपकी नाइक्रोम मिश्र धातु तैयार हो जाती है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि वयस्क पुरुषों में मस्तिष्क का औसत भार जो होता है वो कितना होता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो 1350 आपने पढ़ा होगा, है ना, 1350 पढ़ा है, तो उसी के आर पार आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 1336। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन है, चंद्रोदय में संधि विच्छेद बताना है। चंद्रोदय में कौन सी संधि यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए 56 का नंबर को लॉक करना है, 56 नंबर में यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा देखो चंद्रधन उदय, क्या बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा चंद्रधन उदय बनेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, चंद्रधन उदय यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अवन शब्द का विलोम क्या होता है। अवन मतलब यहाँ पर विलोम पूछा गया है, अवन मतलब होता है पृथ्वी, क्या अवन मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, है ना। तो मतलब ऑप्शन कौन बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अवन का विपरीत होता है अंबर होता है। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है। अरण्य का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए लॉक करिए 58 नंबर में। तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कानन, कानन मतलब होता है जंगल, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कानन, कानन विपिन, है ना, ये आपके वन के होते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है कि मन को आकर्षण करने वाला, जो मन को आकर्षण कर ले उसे क्या कहते हैं। बताइएगा कि मन को जो आपको आकर्षित कर लेता है, मोहित कर लेता है, उसे हृदयग्राही कहते हैं। क्या यहाँ पर जो आपका 59 का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे बोलते हैं हृदयग्राही बोलते हैं। क्या हृदयग्राही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है हितेच्छु, हितेच्छु मतलब क्या होता है, हितेच्छु मतलब होता है जो हित की इच्छा करने वाला हो। क्या, जो हित की इच्छा करने वाला हो इसे हितेच्छु कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है ये आपका हितैषी, हितैषी मतलब होता है हित चाहने वाला, जो हित चाहने वाला होता है उसे हम लोग यहाँ पर हितैषी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे निम्न में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कर रहा है। तो देखिए पुल्लिंग आपको दिया है, मोरनी कैसी है, बेटी कैसी है, शिक्षक कैसा है, घोड़ी कैसी है। तो सिंपल सी बात है, पूछा गया है आपसे पुल्लिंग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षक जो आपका है ये आपका पुल्लिंग है, अदर जो आपके थे वो आपके स्त्रीलिंग थे। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर सामान्य जागरूकता,
कह रहा है हुमायूंनामा किसने लिखा है, हुमायूंनामा जो लिखा है वो किसने लिखा है, यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा सही क्या हो जाएगा, सभी का जवाब आना अनिवार्य है, याद रखिए सभी का जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, गुलबदन बेगम, इसके पहले भी ये आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपका मिल चुका है ना, मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है, मिल चुका है, तो किसी का गलती यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। और यहाँ पर दे सकते हैं कि आपकी अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। तो याद रखिए भारत और चीन के बीच यहाँ पर जो रेखा जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। 82 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मैकमोहन रेखा, याद रखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा जो आपकी है वो आपके भारत और आपके पाकिस्तान के बीच है। और डुरंड रेखा वर्तमान में कह सकते हैं अफगानिस्तान और आपके पाकिस्तान में है, वर्तमान में है ना, जो डुरंड रेखा वर्तमान में है ये अफगानिस्तान और आपके पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, यहाँ पर 83 क्वेश्चन ये हो जाएगा, ये आपके गोवा में है। कहाँ पर है, तो आपके गोवा में है, याद रखिए गोवा में है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। देखो एक पॉइंट आप समझिएगा, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य लगा देता है तो आपका गोवा हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये बोले कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, क्या राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान लगा देता है तब आपको जम्मू कश्मीर लगाना है। दोनों में अंतर क्या है, ये पक्षी अभ्यारण्य है जो गोवा में है और जो जम्मू कश्मीर में आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो दोनों में अंतर समझ गए हैं, यहाँ पर ये पक्षी है, ये एक उद्यान है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष आपको बताना है, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं आपके अनंत शयनम, है ना। यहाँ पर जो आपका 84 का ऑप्शन है वो आपका जवाब ए हो जाएगा, ये आपके अनंत शयनम, अर्थात यहाँ पर इनका पूरा नाम होता है अनंत शयनम अयंगर, ठीक है। अनंत शयनम अयंगर इनका पूरा नाम होता है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। उपाध्यक्ष की बात किया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री पूछा गया है, 85 का ऑप्शन लॉक करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपके जो थे आर.के. षणमुखम सेठी, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके वित्त मंत्री थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। तो हमने स्पेशल डोज में हमने आपको पढ़ाया था जो आपकी भाषाएं हैं, भारत में हर एक राज्यों की कौन सी भाषाएं हमने पढ़ाया था। काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाइए, हमने कहा मॉडल पेपर में जो आपको मिल रहे हैं उतना हम पूरा आपको कवर करेंगे। याद रखिएगा स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में बोल दिया गया है जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस के अनुसार ही है, ठीक है। और हर एक मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं अंग्रेजी, तो चलिए लॉक करिए भाई, जल्दी से लॉक करिएगा सभी लोग। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, यहाँ की जो आपकी है वो आपकी अंग्रेजी है, याद रखिएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं। मोतियों का द्वीप कहते हैं, ये किसे कहा जाता है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई 87 नंबर में याद रखिए बहरीन को कहते हैं, ठीक है। बहरीन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। बहरीन ये आपके मोतियों का द्वीप कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस हिंदी लेखक को दिया गया था। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस हिंदी लेखक को दिया गया, यहाँ पर 88 नंबर में देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब सही दे सकते हैं। और इस प्रश्न का जवाब देना है और जवाब आ रहा है सी, यहाँ पर सी आ रहा है, पंत जी दे रहे हैं। तो चलिए 88 को ऑप्शन लॉक कर देते हैं, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आपके सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। मान लो अगर ये पूछ लेता महिला, अगर आपसे पूछ लेता महिला और महिला पूछ लेता तो आप आशा पूर्णा दे देते। याद रखिए दोनों में अंतर होता है, दोनों क्वेश्चन अंतर होते हैं। हमने पुरस्कार वाला वीडियो बनाया था, दोनों के अंतर बताया था कि जो महिला होता है तब आशा होते हैं और ऐसे पूछ लेता है तब आपके सुमित्रा नंदन पंत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए 26 जनवरी 1950। कब, तो 26 जनवरी 1950 की यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी है। तो चलिए बताइए कहां पर नहीं बनी है। चलिए देखो तमिलनाडु में तो बनी थी भाई, है ना, तमिलनाडु में तो आपकी बन चुकी है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर है 90 नंबर में ऑप्शन डी, आपके महाराष्ट्र में, याद रखिए महाराष्ट्र में आपकी नहीं बनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपकी बन चुकी है, राजस्थान में बच्चे भी थे, तमिलनाडु में जिन्हें हम अम्मा कहते थे, है ना, वो आपकी बन गई थी। तो यहाँ पर आपका डी, महाराष्ट्र में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किसको रामानुज पुरस्कार 2020 मिला है। तो चलिए बताइएगा रामानुज पुरस्कार 2020 जो मिला है वो किसे मिला है। यहाँ पर 91 जवाब देना है और जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 91 ऑप्शन सी आ
रहा है ये कैरोलिना है आरजू। कौन? डॉक्टर कैरोलिना आरजू हैं, इनको दिया गया है 2020 का यहाँ पर ये पुरस्कार, ठीक है ना। और ये पहली भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्हें पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में कहां ओला द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की गई है। तो चलिए बताइए, ओला द्वारा, ठीक है, ओला द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना होगा और इसे खोलने की जो मंजूरी मिली है, घोषणा की गई है, ये आपके तमिलनाडु में की गई है। कहां पर है? तो आपके तमिलनाडु में की गई है, दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आरबीआई द्वारा हाल ही में कहां स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिए, स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र खोलने की यहाँ पर घोषणा की गई है, जो कि आपके आरबीआई के द्वारा घोषणा हुई है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 93 का ऑप्शन डी, आपके जयपुर में। कहां पर की गई है? जयपुर में आपका जवाब हो जाएगा। यह केंद्र कह सकते हैं नोटों की प्राप्ति होगा, भंडार होगा, उन्हें आगे भेजने का काम भी करेगा और जो खराब नोट हैं उनको नष्ट करने का भी कार्य करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दिया है। मतलब यहाँ पर जितने भी सरकारी कर्मचारी थे तो उन पर जीन्स, है ना, क्या, तो यहाँ पर जीन्स वगैरह जो लगाया है, जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दिया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो चलिए, यहाँ पर 94 नंबर में ऑप्शन आ रहा है महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र सरकार है जो कि अपने कर्मचारी, जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं, वो जीन्स टी शर्ट अब यहाँ पर नहीं पहन सकते हैं, उनको यूनिफॉर्म में ही जाना होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि वह कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो देखो, ये कौन सा एरिया है? ग्रामीण क्षेत्र आपका है ना, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुभारंभ कर दिया गया है। 95 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपके गोवा में है। कहां पर? तो आपके गोवा में किया गया है। ऑप्शन काफी लोग दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, तो आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, बी आपका जवाब राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि नाटो द्वारा यहाँ पर एक युद्ध अभ्यास हुआ है, स्टैंड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स। ये सैन्य युद्ध आपका है और आयोजन किया जा रहा है कहां पर? तो आपके 96 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर में। कहां पर? अटलांटिक महासागर में ये किया जा रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस महिला द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड यहां पर है। बताइए, कौन सी महिला है जिन्होंने सबसे कम समय में रिकॉर्ड बनाया है, सबसे कम समय में इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। तो चलिए, 97 का ऑप्शन यहां पर याद रखिए, त्यांग हंग, ठीक है। कौन है? ये त्यांग हंग है, ये आपका जवाब हो जाएगा 97 में। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इन्होंने 28 में 2021 को ये पर्वतारोही आपकी हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस देश द्वारा निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता संचालित की जा रही है। तो चलिए बताइएगा, किस देश के द्वारा निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता संचालित की जा रही है। यहाँ पर 98 का ऑप्शन बनेगा, 98 का ऑप्शन बनेगा डी, आपके माल्टा में भी है, आपके डोमिनिका में है और आपके मॉन्टेनिग्रो में भी है, अर्थात सभी में यहाँ पर नागरिकता संचालित की जा रही है। ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य द्वारा महिलाओं हेतु स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ की गई है। अब यहाँ की महिलाएं हैं बहुत स्मार्ट हो गई हैं और इनको स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ कर दी गई है। तो 99 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपके केरल में, ठीक है। जहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं वहीं पर लोग क्या होते हैं? स्मार्ट होते हैं। यहाँ पर अभी आपकी IAS योजना भी आपकी शुरू की गई है जो कि आपके केरला में है। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान कहाँ पर स्थापित है। तो ये देखिएगा, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान है और स्थापित कहाँ पर किया गया है, ये आपको जवाब देना है। तो चलिए 100 का ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन आ रहा है डी, आपके हल्द्वानी में। कहां पर? तो हल्द्वानी में खोला गया है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। ये देख सकते हैं कैसा है, तो एक आधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन है, ठीक है। ये आधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन है, तो ऑप्शन डी नंबर। तो चलिए, लिंक आपको दी गई है, क्लिक करिए और अगली क्लास में प्रस्थान करिए, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।